नमस्कार साथियों, केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए किताब घर के पिटारे में लेकर आए हैं बहुजन साहित्य एक विमर्श, बहुजन साहित्य की प्रस्तावना। साथियों, ये किताब घर के पिटारे की 25वीं पुस्तक है और इस पुस्तक का शीर्षक है बहुजन साहित्य की प्रस्तावना और इसका संपादन किया है प्रमोद रंजन और आयवन कोस्का के द्वारा। ए केस स्टडी ऑफ बहुजन लिटरेचर, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में बहुजन साहित्य की इस प्रस्तावना के बारे में पुस्तक का संपादन किया गया है। ये बेसिकली बहुजन लिटरेचर का जो बैकग्राउंड है, उसकी पृष्ठभूमि है, उसकी भूमिका है, उसका परिचय है, उसके बारे में लिखी गई है। यह पुस्तक उस प्रतीक बहुजन के लिए जिसमें महिलाएं, आदिवासी, घुमंतु जातियां, दलित, पिछड़े वर्ग और पसमानदा मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, उन सभी लोगों को इसमें शामिल किया गया है। एक बहुजन वर्ड के माध्यम से जो मान्यवर कांसीराम जी के द्वारा पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट के माध्यम से इजाद किया गया, उसी बहुजन की श्रृंखला को फॉरवर्ड प्रेस के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। फॉरवर्ड प्रेस के द्वारा ये प्रकाशित पुस्तक है और इसमें साफ साफ संकेत है कि प्रत्येक जो शिक्षित भारतीय बहुजन युवा है, उस भारतीय बहुजन युवा के शिक्षित होने और नहीं होने के जो प्रमाण के तौर पर ये उसके साहित्य की प्रस्तावना लिखी गई है, जिसको अगर मैं वाचन करके बताऊं तो साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। साहित्य की दुनिया में निष्कर्ष से अधिक निष्कर्ष तक पहुंचने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। जब हम कोई उपन्यास पढ़ रहे होते हैं तो हमारे लिए क्लाइमैक्स से अधिक महत्वपूर्ण उसमें आया जीवन होता है। यही बात कविता, कहानी व साहित्य की अन्य विधाओं के बारे में भी सही है और प्रकारांतर से यही बात इस किताब पर भी लागू होती है। फॉरवर्ड प्रेस पत्रिका में चले साहित्य संबंधी बहस मुबाहिसों में से चुने हुए इन लेखों में आप एक जीवंत वैचारिक ऊष्मा पाएंगे। ये किताब बहुजन साहित्य की अवधारणा के नक्शे की निर्माण प्रक्रिया से आपका परिचय कराएगी तथा आप इसके विविध रूपों पर हुई बहसों की तीखी तासीर को महसूस कर पाएंगे। ये बहसें आपको एक सुचिंतित निष्कर्ष की ओर ले जाएं, इतनी ही इनकी भूमिका है। यही साहित्य का काम है और यही आलोचना का भी। निष्कर्ष तो आपको स्वयं ही तय करने होते हैं। तो सभी बहुजनों से मेरा निवेदन है कि वो अपने बहुजन साहित्य को, गौरवशाली परंपरा को, अपने इतिहास को पहचानें और न केवल उसे पहचाने जिसको बाबा साहब के शब्दों में संगठित हो, शिक्षित हो, संघर्ष करो, नहीं, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंशन फॉर्म में हम डिजाइन करें, क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी हैं, समय देश काल की व्यवस्थाएं बदल गई हैं। हमें शिक्षित होना ही नहीं, शिक्षित करना है। हमें संगठित होना ही नहीं, लोगों को संगठित होना सिखाना है। और हमें संघर्ष करना ही नहीं, संघर्ष कैसे किया जाता है, इस स्ट्रगल की पॉलिसी को बहुजनों तक आगे से आगे विस्तारित करना है। तो आइए साथियों, इस बहुजन साहित्य की प्रस्तावना की जो पुस्तक है, उस पुस्तक के ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में किताब घर के पिटारे में हम इसकी शुरुआत करते हैं। और एक बार फिर से किताब घर के पिटारे में सभी बहुजनवादियों का मेरी तरफ से स्वागत है। साथियों, स्लाइड टू स्लाइड इस बुक का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, जो कि शायद आप के पास समय नहीं होगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए इस यूट्यूब, जिसको बहुजन मीडिया भी कह सकते हैं, जो विदेशी मीडिया का एक सोर्स है, सोशल प्लेटफार्म है, इसके माध्यम से बहुजन लिटरेचर पर एक विमर्श, एक डिस्कोर्सेज, बहुजन साहित्य एक विमर्श पर हम बातचीत कर रहे हैं, बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में। लेकिन ये उस शिक्षित बहुजन युवा के दिलों और दिमाग पर जो अज्ञानता का पर्दा है, आवरण है, उसको हटाने में छोटी सी भी सार्थक भूमिका अगर निभा पाएगा तो इसके प्रति मैं कृतार्थ होऊंगा। बहुजन साहित्य भारतीय चिंतन को दो धाराओं में विभाजित करके देखा जाता है। साथियों, एक चिंतन की धारा जिसे तार्किकतावादी कहते हैं और दूसरे चिंतन की धारा जिसको मिथ्यावादी कहते हैं। बहुजन साहित्य तार्किकतावादी चिंतन की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। जिस तरह राजनीतिक दुनिया को पश्चिमी राजनीतिक चिंतन और भारतीय राजनीतिक चिंतन में विभाजित किया जा सकता है, ऐसे ही भारतीय राजनीतिक चिंतन को भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।
एक तार्किकतावादी भारतीय चिंतन या बहुजन भारतीय चिंतन और दूसरा मिथ्यावादी भारतीय चिंतन। बहुजन साहित्य बहुजनों का साहित्य है, लेकिन वह बहुमत का साहित्य, बहुमतवादी साहित्य नहीं है। यानी कि जो बहुजन लिटरेचर है इज ए मेजोरिटी लिटरेचर ऑफ मेजोरिटी, बट इट इज नॉट मेजोरिटेरियन लिटरेचर। संख्या में बहुजन ज्यादा हैं और वह बहुजनों का साहित्य मातहत साहित्य है, वंचितों का साहित्य है, परंतु वह साहित्य भारतीय चिंतन में प्रधानता या प्रभावी भूमिका नहीं रखता है। मनुवादी साहित्य के विरुद्ध बहुजन साहित्य एक सांस्कृतिक और सामाजिक वंचितों का साहित्य है। बहुजन साहित्य अभिजन विरोधी साहित्य है। बहुजन साहित्य स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भाईचारा, प्रेम, सहयोग और अहिंसा का समर्थन करने वाला साहित्य है। बहुजन साहित्य को बहुत से नॉमेनक्लेचर से जाना जाता है। आदिवासियों का साहित्य, दलितों का साहित्य, महिलाओं का साहित्य, ओबीसी का साहित्य, वंचित तबके के लोगों का साहित्य, शुद्र अतिशूद्रों का साहित्य, आम जन का साहित्य और अभिजनों द्वारा शोषित, अस्वीकार्य, हाशिए पर धकेला गया और अछूत साहित्य भी इसे कहा जाता है। इसका मतलब साथियों, बहुजन साहित्य वह साहित्य है जो हिंदुस्तान में ट्राइबल कम्युनिटी के ओरल हिस्ट्री से, कल्चर से, लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है, उनके हक और अधिकार से जुड़ा हुआ है, जो डिप्रेस्ड क्लास से जुड़ा हुआ है, जो वुमेन से जुड़ा हुआ है, जो लिटरेचर अदर बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड कम्युनिटी का लिटरेचर है। ऐसा साहित्य जिसे साहित्य की दुनिया में हाशिए पर धकेला गया है। हम राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय की ही बात करते हैं, हमें और आगे बढ़ना होगा, हमें साहित्यिक न्याय की भी बात करनी होगी कि उस साहित्य में उन लोगों की किताबें, पुस्तकें, लिटरेचर, ऑटोबायोग्राफी क्यों नहीं पढ़ाई जाती जो हिंदुस्तान की तार्किकतावादी या बहुजन साहित्य की विरासत को संजोए रखते हैं। तो ये आम जन का साहित्य है और फूले पेरियार की भाषा में शूद्र और अति शूद्रों का साहित्य है। साथियों, वो तमाम बहुजन जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो विश्वविद्यालय में और महाविद्यालयों में हैं, जो बहुजन आरक्षण की बदौलत SC ST OBC और वुमेन्स के रूप में नौकरी तो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु नौकरी उन्हें केवल एक नौकर बनाकर रख देती है। उस नौकर की अवधारणा से या बहुजनवाद की अवधारणा से हमें आगे की ओर बढ़ना होगा। मनुवाद को चुनौती देते हुए हमें अपने हक और अधिकार को एक पहचान देनी होगी। तो ये जो बहुजन साहित्य की बात है वह हक और अधिकार को पहचान दिलाने की बात है। बहुजन साहित्य के विमर्श में अनुसूचित जाति, SC शेड्यूल कास्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी का मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, अछूतवाद के खिलाफ लड़ाई है। ये लड़ाई अमानवीयता और मानवीयता की लड़ाई है। ये लड़ाई छुआछूत और अस्पृश्यता की लड़ाई है, अनटचेबिलिटी की लड़ाई है कि क्या इंसान और इंसान में अंतर होता है या सभी बंदे ईश्वर के बच्चे होते हैं, तो क्यों न सभी बराबर होते हैं। अगर ईश्वर के ही चारों भाग हैं वर्ण व्यवस्था में, तो कोई पैर और कोई मुख से जन्म लेने वाला, जो कि वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं है, अगर ऐसा है भी तो फिर पैर और मुख अलग कैसे हो सकते हैं। एक ही ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स, जिसको कण कण में भगवान की बात कही जाती है अभिजन साहित्य में, तो वो अलग कैसे हो सकता है। शेड्यूल ट्राइब्स, आदिवासी, ये पूंजीवाद की लड़ाई, ये जल जंगल जमीन की लड़ाई है, ये है सर्वहारा वर्ग की लड़ाई है। अदर बैकवर्ड क्लासेज जो काका कालेलकर कमीशन और अंडर द आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इनकॉर्पोरेट किया गया बाय दी BR अम्बेडकर, 340 जो अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद में बैकवर्ड क्लास के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बाबा साहब ने स्थापित किया, यह उनकी रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है। 1931 की कास्ट सेंसस के हिसाब से 52% नंबर जो था वर्दा बिलोंग टू अदर बैकवर्ड क्लासेस। लेकिन आज़ादी के 40-50 सालों बाद जो सामाजिक न्याय में सकारात्मक कार्रवाई के रूप में जो 27 और 21% रिजर्वेशन दिया गया, वह आबादी के अनुपात में नहीं है, वह
उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित नहीं करता है। ये बात इसलिए हमें नहीं अखरती क्योंकि साहित्य में इस बात को बार बार उठाया नहीं गया है। कहते हैं साथियों, साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो फिर ऐसा साहित्य जो समाज का दर्पण है, जिस दर्पण में केवल कुछ लोगों की ही बहुत सी तस्वीरें दिखाई देती हैं, तो उस दर्पण को बनाए रखने का क्या फायदा है। महिला जेंडर इक्वालिटी की जब बात करते हैं तो महिला क्या इसे पुरुषों के बीच की लड़ाई मानती है, या उस महिला को भी इंसान और मानव माना गया है जिसको बराबरी का हक दिया जाना चाहिए, उनकी लड़ाई है। ऐसी घुमंतु जातियां जिनकी पहचान नहीं है, उनकी पहचान की लड़ाई है। ऐसी पसमानदा मुस्लिम और माइनॉरिटी कम्युनिटी जिनकी आइडेंटिटी की लड़ाई है। तो बहुजन साहित्य का जो विमर्श है वो अनुसूचित जाति, जनजाति, बैकवर्ड क्लास, महिला, डीएनटी और माइनॉरिटी से जुड़ा हुआ साहित्य है। साथियों, बहुजन साहित्य के विमर्श में सवर्ण बनाम अवर्ण का साहित्य है, यह द्विज बनाम शूद्र का साहित्य है। ये दो अपने आप में अलग अलग विचारधाराएं हैं। ये समरसता की बात तब आती है जब समानता हो, जब समानता नहीं होगी तो समरसता नहीं हो सकती। ये कबीर के चिंतन की लड़ाई है, ये कबीर के साहित्य का विमर्श है, रैदास के साहित्य का विमर्श है, ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले के साहित्य का विमर्श है, ये ईवी रामास्वामी पेरियार के साहित्य का विमर्श है, ये बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर का विमर्श है, ये कांचालया सैफर्ड लोहिया का विमर्श है, छत्रपति साहू महाराज का विमर्श है, ये बुद्ध का विमर्श है, मखली गोसाल का विमर्श है। यानी कि बहुजन साहित्य की एक हिस्टोरिकल लिगेसी जो ह्यूमनिज्म से जुड़ी हुई है, जो इक्वालिटी से जुड़ी हुई है, जो फ्रेटर्निटी से जुड़ी हुई है, जो नॉन वायलेंस से जुड़ी हुई है, जिसको एलीट और अपर कास्ट के द्वारा हाईजैक कर लिया गया है और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के माध्यम से बहुजन साहित्य को हाशिए पर धकेला गया है। उस हाशिए पर धकेले गए साहित्य को मुख्य धारा में लाना ही बहुजन साहित्य के विमर्श का मुख्य उद्देश्य है। दलित साहित्य ने अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है, जिसमें ज्यादातर साहित्य आत्मकथाओं के बारे में ऑटोबायोग्राफीज के रूप में लिखा गया है, चाहे वो चांडाल लाइफ हो अथवा ओम प्रकाश वाल्मीकि का उपन्यास जूठन हो, जो हमें सोचने पर, विचार करने पर हमारे दिल और दिमाग को झकझोर देता है कि अगर दलित साहित्य का एग्जिस्टेंस है तो वेयर इज ओबीसी लिटरेचर, वेयर इज ट्राइबल लिटरेचर, वेयर इज वुमेन्स लिटरेचर और वेयर इज डीएनटी लिटरेचर। राजनीति विज्ञान विषय का मैं अध्यापन कराता हूं, जहां पर एक भी महिला को राजनीतिक चिंतन के रूप में न तो पश्चिमी दुनिया में जोड़ा गया, न भारतीय दुनिया में और भारतीय चिंतन में जोड़ा गया है। इसके अपेक्षा बाबा साहब को छोड़कर किसी भी आदिवासी, पिछड़े, महिला, डीएनटी के किसी समुदाय के एक भी राजनीतिक चिंतन को शामिल नहीं किया गया, जो साहित्यिक अन्याय का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है, जो बहुजनों को मालूम नहीं है कि उनके साथ साहित्य में क्या अन्याय हो रहा है। अगर सवर्ण साहित्य है, दलित साहित्य है, तो ओबीसी साहित्य क्यों नहीं है? जब सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है, सगुण काव्य है, निर्गुण काव्य है, चारण साहित्य है, शुक्ल युग हो सकता है, द्विवेदी युग हो सकता है, तो आदिवासी साहित्य, आदिवासी युग, दलित साहित्य, दलित युग, ओबीसी साहित्य, ओबीसी युग, महिला साहित्य क्यों नहीं है? इस सवाल का ये जवाब है, ये बहुजनों को सोचने और समझने पर मजबूर करता है कि वो उस मनुवाद की गुलामी के आवरण से बाहर निकलें, सोचें कि उनका स्थान इस साहित्य में कहाँ है। क्या साहित्य का जातिगत विभाजन है या जातिवादी विभाजन? निसंदेह अगर आप साहित्य के बारे में थोड़ा भी अल्प ज्ञान रखते हो तो आपको मालूम होगा कि आपने जो एमए किया है वहां तक हिंदी साहित्य में आपने किन किन लोगों को पढ़ा है। अगर आपको थोड़ी भी मेमोरी में हो तो आपको मालूम हो जाएगा कि साहित्य का कास्टिस्ट डिवीजन किया गया है। 4 दलित साथ हो तो आप जातिवादी का आरोप हो सकता है, लेकिन 4 ब्राह्मण साथ हो तो जातिवादी नहीं। यानी कि एलीट कुछ करे, अभिजन कुछ करे और कलम कसाई कुछ करे,
तो वह अच्छा है। जिस मार्ग से बड़े लोग जाएं, भले ही वो अन्याय करके जाएं तो वो अच्छा है, और अगर छोटे लोग सही मार्ग से जाएं तो भी कहेंगे कि वो बुरा है। ये हमें समझना होगा, महसूस करना होगा, हमें फील करना होगा। बहुजन साहित्य, हिंदी साहित्य में ओबीसी की अगर देखें बात तो नामदेव, गोरा, सावंता, नरहरि, सेना, राका, बुला साहिब, त्रिलोचन, सदन, चारणदास, धर्मदास, सिंगाजी, सुंदरदास, दादू दयाल, जाम्भोजी, धन्ना, शाजोबाई, दयाबाई, दरियादास, मीराबाई इत्यादि का साहित्य भरा पड़ा है, लेकिन यह साहित्य मुख्य धारा में नहीं जोड़ा गया है। कलमवादी, षड्यंत्र या मनुवादी साहित्य के चलते वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, साखी संप्रदाय, भक्ति संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय की अध्ययन सामग्री को, यानी 90% हिंदी साहित्य की विशेष सामग्री केवल और केवल एक विशिष्ट क्लास के साहित्य को परोस रही है, पढ़ा रही है, अध्यापन और अनुसंधान में उसको शामिल किया गया है। लेकिन जो मैंने कहा कि बहुजन लिटरेचर इज ए लिटरेचर ऑफ मेजॉरिटी बट इट इज नॉट ए मेजोरिटेरियन लिटरेचर, ये सबसे बड़ी कमी है बहुजन लेखकों की, बहुजन शिक्षकों की, शोधार्थियों की और बहुजन नौकरों की, जो अपने आप को ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, प्रोफेसर्स कहते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं। ये उनकी बुद्धिमत्ता पर और उनके जिंदा होने पर एक सवाल खड़ा करता है। क्यों वो अपने अंदर झांक कर नहीं देख रहे, या उस दर्पण में अपनी तस्वीर कैसे देख पा रहे हैं जिसमें उनके साहित्य को शामिल ही नहीं किया गया या हाशिए पर रखा गया है। तो ये जो संप्रदाय मैंने बताए वो एक विशेष रूप से ब्राह्मण संप्रदाय मनुवाद से जुड़े हुए हैं, बाकी अन्य संप्रदाय को यहाँ जोड़ा ही नहीं गया है। ओबीसी की बात करें तो 18वीं सदी के सारभंग संप्रदाय, जिसके पहले कवि छत्र बाबा कुम्हार थे, जो बर्तनों पर अपना जीवन यापन करते थे, जो मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचते थे, उसी से उनका जीवन चलता था, वो पहले सारभंग संप्रदाय के कवि हैं। लेकिन इस बात पर भारत का साहित्यिक इतिहास चुप्पी साधे हुए है, मौन साधे हुए है, उसके बोलने के लिए मुंह में जबान के लिए एक शब्द नहीं है। राजेंद्र यादव लिखते हैं, सभी कवि उच्च जाति से और लेखक निम्न जाति से हैं। कैसे? साहित्यकार राजेंद्र यादव सुमित्रानंद पंत, निराला, आजनी, मुक्तिबोध, मंगलेश, राजेश जोशी, अशोक वाजपेयी, अरुण कमल, धूमिल आदि एक ही विशिष्ट कवि समुदाय और संप्रदाय से हैं, जबकि प्रेमचंद, जैनेन्द्र, यशपाल, फणीश्वरनाथ रेणु, भगवती चरण, मोहन राकेश, संजीव, उदय प्रकाश, पंकज, वजाह, सावित्री फूले इत्यादि निम्न जाति से माने गए हैं साहित्य की भाषा में। ओबीसी सवर्ण बनाम अवर्ण की दोहरी नाव पर सवार है। जब दलित साहित्य ने अपनी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश्ड किया है, तो ओबीसी की आइडेंटिटी के रूप में वह लिटरेचर क्यों नहीं है? यहां पर राजेंद्र यादव कहते हैं दोहरी नाव पर सवार और दोहरी सवारी है। एक तरफ दलित साहित्य है, दूसरी तरफ सवर्ण साहित्य है। किधर जाना है ओबीसी को, जो कि एक बिग अम्ब्रेला है? एक तरफ तय करना होगा कि उनका साहित्य यदि तार्किकतावादी है, मानवतावादी है, समतावादी है, स्वतंत्रतावादी है, भ्रातृत्ववादी है, तो उसे दलित साहित्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे की ओर बढ़ना होगा, ताकि अपनी पहचान को स्थापित कर सकें और सामाजिक न्याय की तरह साहित्यिक न्याय का जो ध्वज है, पताका है, वो बुलंद की जा सके। कबीर, रैदास, फूले, छत्रपति साहू महाराज, ईवी रामास्वामी पेरियार, बाबा साहब अंबेडकर, चौधरी चरण सिंह, मान्यवर कांसीराम, मायावती, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, नीतीश यादव, रामविलास पासवान, कांचालय सैफर्ड, राजेंद्र सिंह इस परंपरा के मुख्य वाहक हैं, जिन्होंने इस साहित्य या बहुजन साहित्य को आगे बढ़ने के लिए एक दिशा प्रदान की गई है, एक अमिट ज्वाला उनके हाथों में दी है। उस ज्वाला की लो कभी मिट न पाए,
ये बहुजनों पर निर्भर है। कबीर के साहित्य से लेकर कांचाला या सेपर्ड के साहित्य तक अगर हम बात करते हैं तो इसकी अपनी एक महान गौरवशाली विरासत है, जो भेदभाव से रहित, जो अन्याय से रहित, जो ऊंच नीच से रहित और जो तर्कवाद से, मानववाद से, इंसानियत से कूट कूट कर भरी हुई है। ओबीसी को अपने साहित्य को बहुजन साहित्य के रूप में स्थापित करना होगा। ओबीसी सवर्ण बनाम अवर्ण की दोहरी नाव में सवार है, एक तरफ आना होगा। दलित साहित्य और ओबीसी साहित्य एक दूसरे के पूरक हैं, ये समझना होगा। कबीर, रैदास, फूले, साहू महाराज, पेरियार, अंबेडकर, चौधरी चरण सिंह, कांसीराम, मायावती, मुलायम, लालू, नीतीश, पासवान, कांचा, राजेंद्र सिंह, देवीलाल, कर्पूरी ठाकर, करुणानिधि, देवगौड़ा इस परंपरा के मुख्य पिल्लर हैं, स्तंभ हैं। बहुजन साहित्य, दलित व ओबीसी साहित्य एक दूसरे के पूरक हैं। ज्योतिबा फुले ने 40% पेशवाई ब्राह्मणों के समय दलित चेतना को विकसित किया। ओबीसी हीरो जिन्होंने दलित कंसाइंसनेस को अपलिफ्टमेंट और ओरिजिन और इवोल्यूट किया, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और बाबा साहब ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में बैकवर्ड के रूप में डिजाइन किया। इस चेतना को विकसित करने के लिए उन्होंने जो मूवमेंट उस बहुसंख्यक अभिजन के दौर में चलाया, जो अपने आप में भले गुलामगिरी में हम देख सकते हैं, किसान का कोड़ा में देख सकते हैं, सावित्रीबाई फुले की 52 काशी रत्नाकर में देख सकते हैं, काव्या फुले में देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से उसको अभिव्यक्त किया गया और एक चैलेंज और खुले आम उस व्यवस्था को सामने लाया गया। ईवी रामास्वामी पेरियार के द्वारा 1923 और 24 में वाइकोम सत्याग्रह चलाया गया। दलितों के लिए और उस अछूत समुदाय के लिए मंदिर प्रवेश आंदोलन और सड़क से जाने का, सार्वजनिक मार्ग के उपयोग करने का आंदोलन चलाया गया। छत्रपति साहू महाराज, जिनके द्वारा पहली बार 1901 में 51% नॉन ब्राह्मण्स और नॉन मनुवादियों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान शुरू किया गया। सामाजिक न्याय की लड़ाई में वो इस समुदाय के सबसे बड़े पुरोंदा थे, जिन्होंने दलित, कंसाइंसनेस और डिप्रेस्ड कम्युनिटी की आत्मचेतना को विकसित किया। उनका एक बड़ा नारा जो हाल ही में आप सुन रहे होंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी उतनी जमींदारी। केवल सरकारी सेवाओं की बात नहीं है, उस व्यवस्था में कि जहां आपका प्रतिनिधित्व होना चाहिए वहां सुनिश्चित हो, आपकी जहां भागीदारी होनी चाहिए वहां सुनिश्चित हो, जहां हिस्सेदारी है वहां सुनिश्चित हो, और जो जमींदारी है जमीनों का भी क्या हो, बंटवारा हो। तो केवल कुछ पदों और की बात नहीं है, अपितु पदों के साथ साथ जो जमीन की अवधारणा है उसकी में भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो प्रतिनिधित्व की लड़ाई जो थी उसको 150 साल 200 साल हो गए, हम ये मान सकते हैं। 1901 से 2100 साल से भी ज़्यादा हो गई, लेकिन अभी तक वो लड़ाई अपने अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंची है और उसको पहुंचाने का उद्देश्य हम सब बहुजनवादियों का है। बाबा साहब द्वारा अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्ग का संवैधानिक प्रावधान स्थापित किया गया। काका कालेलकर जो कि ब्राह्मण था, उसके द्वारा मनुवादी चाल के माध्यम से मंडल कमीशन के प्रतिवेदन को लागू नहीं करने की बात अलग से लिखी गई और आरक्षण की आवश्यकता नहीं है ये बात लिखी गई। इनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाए, मैं सहमत नहीं हूं। इसके आगे बढ़कर मंडल कमीशन के प्रतिवेदन को लागू कराने में समतावादी तथाकथित और जातिवादी मनुवादी अवधारणा के विरुद्ध कांसीराम की बहुजन अवधारणा को आगे बढ़ाया गया। स्वयं को दलित साहित्य के रूप में स्थापित किया गया। रेखा भगत, ओम प्रकाश वाल्मीकि, तुलसीदास, इनका साहित्य जो था, तुलसीदास यहाँ वो नहीं है, दूसरे तुलसीदास है जो आत्मकथा उन्होंने लिखी है। दलित की पीड़ा को केवल दलित ही महसूस कर सकता है, दूसरा लेखक नहीं। प्रेमचंद के गोदान में और रेणु के मेला आंचल में इस अंतर को हम देख सकते हैं। जो गांव की कहावत आपने सुनी होगी, जाके पाँव ने पठी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। जिसने कभी
अस्पृश्यता को, अछूत को, भेदभाव को, हीनता को, अमानवता को, पाश्विकता को देखा नहीं हो, खुद महसूस नहीं किया हो, वह उस दर्द को, दुख को कैसे बयां कर सकता है। हमने इसका मतलब है कि बहुत से ऐसे ठेकेदार बने हुए हैं बहुजन समाज के, आदिवासी समाज के, पिछड़े समाज के, वंचित समाज के, महिला समाज के, जो कहते हैं कि हम इस समाज के इनके पैरोकार हैं। नहीं, वो सबसे बड़े घास के अंदर छिपे हुए सांप हैं। प्रेमचंद के गोदान का जो गांव है वह आर्टिफिशियल विलेज है, परंतु फणीश्वर नाथ रेणु का जो मेला अंचल का गांव है वह असली गांव है, जो गांव को गांव के रूप में व्यक्त करता है, जो पीड़ा को दुख दर्द के रूप में व्यक्त करता है, केवल घाव पर मरहम पट्टी लगाने के रूप में नहीं। ललई सिंह यादव का नाटक संभुख और एकलव्य इस व्यवस्था को, बहुजन प्रस्तावना को हमें झकझोरने के लिए मजबूर करते हैं। तमाम हिंदी पुरस्कारों, चाहे वो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, चाहे साहित्य अकादमी का पुरस्कार हो, 1968 से और 1955 से लेकर आज दिन तक इन पुरस्कारों को प्राप्त करने वाले समुदायों की जाति व्यवस्था को देखेंगे तो बहुजनों के साथ जो साहित्यिक अन्याय है वो साफ साफ तस्वीर के रूप में हमें देखने को मिलेगा। भारत दुनिया के सबसे घोर नरक में रहा है इतिहास के बारे में, क्योंकि उसे विदेशी गुलामी की तरह ही घरेलू जोंकों की गुलामी भी सहनी पड़ी है, या सनेह की सहनी पड़ी है। यानी कि पिछले 2000 सालों से हिंदुस्तान पर दूसरे देशों के लोगों ने शासन किया, ये तो अलग तरह की गुलामी है, लेकिन हिंदुस्तान नरक इसलिए है क्योंकि यहाँ के घर में रहने वाले जो जोंक हैं उन जोंकों ने भी गुलामी को बरकरार रखा है। ये सबसे बड़ी बात राहुल सांसकर्ता ने कही है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, इस दर्पण में संपूर्ण समाज का साहित्य और उस साहित्य की तस्वीर दिखनी चाहिए। साहित्य और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। वह साहित्य जो नरेटिव के रूप में जिसको कहा गया, किसी भी उपन्यास, कहानी, मूवी, कुछ भी हो, उसमें क्लाइमैक्स जो है वह इम्पोर्टेंट होता है। जो नरेटिव है उसकी तुलना में क्लाइमैक्स इम्पोर्टेंट होता है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि नरेटिव क्या है और क्लाइमैक्स क्या है, बात व्यवस्था में क्या चलाई जा रही है और हकीकत क्या है। ओबीसी की जो व्यापकता है, विविधता है, वो विखंडता है, उसको एक बड़े कुनबे के रूप में डिफाइन किया गया है कि उसमें एजुकेशनल, इकोनॉमिक, सोशल वेरियस डाइवर्सिटी है। उस डाइवर्सिटी को एक अम्ब्रेला के नीचे, या कलरफुल अम्ब्रेला जो रंगीन छाता है उसके नीचे कैसे लाया जाए, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये जाति समुदाय नहीं अपितु वर्ग समुदाय है। आर्थिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता का समग्र रूप है। ओबीसी अपने प्रतिनिधित्व की लड़ाई का नाम है। व्हाट इज द नोमेनक्लेचर ओबीसी? इसका मतलब है फाइटिंग फॉर रिप्रेजेंटेशन। उनके जो आबादी है, उनका जो हक है, उसके अनुपात में उनको उनका हिस्सा मिले, इस लड़ाई का नाम बैकवर्ड क्लासेज है। एक तरफ सवर्ण है तो दूसरी तरफ अवर्ण है। इसको यशपाल ने अपनी रचना दुख का अधिकार में इस पीड़ा को बयां किया है कि एक तरबूज बेचने वाली महिला तरबूज बेच रही होती है, एक सांप आता है और उसके बच्चे को खा के भाग जाता है, डंक मार के भाग जाता है। महिला उसके पीछे पीछे भागती है और उस सांप को लाठी से मार देती है। लेकिन इसके बावजूद भी सी हैव नो अल्टरनेट, उसके पास कोई विकल्प नहीं है सेलिंग ऑफ वाटर लेमन, जो कि तरबूज बेचने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। इस पीड़ा को वो ओबीसी के रूप में बयान कर रहा है कि वो डायरेक्ट टच है किसके? एलिट क्लास के। लेकिन अभिजन वर्ग के प्रत्यक्ष संपर्क में रहने के बावजूद भी वह उस गठबंधन से बाहर नहीं निकल पा रहा है जो कि एक्सप्लॉयटेशन का बॉन्डेज है। सवर्ण साहित्य केवल विभाजनवादी, जातिवादी एवं शोषणकारी साहित्य के अलावा कुछ भी नहीं है। विचार करके देख सकते हैं। बहुजनों को आपस में लड़ाना, लड़ाई का माहौल बनाना, मूल ध्येय से गुमराह करना,
जैसे कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करनी थी तो ओबीसी को डाइवर्ट किया गया राम मंदिर की तरफ, अयोध्या की तरफ, कमंडल की पॉलिटिक्स के माध्यम से। समता समाज के माध्यम से कहा कि हम समता चाहते हैं, असमानता को समानता दिखाया गया। यूपी भले ही वो चौधरी चरण सिंह से लेकर, कांशीराम से लेकर, मायावती से लेकर मुलायम सिंह की जो राजनीति है, उस राजनीति को हमें समझना है कि दलित ब्राह्मण गठबंधन के माध्यम से मायावती को विनर दिखाया गया, परंतु ये तथ्य छुपाया गया कि उस विनिंग के पीछे 34% मोस्ट बैकवर्ड क्लास की वोट का योगदान था। वो सामने नहीं बताया गया, वह उसके माध्यम से नहीं है, क्योंकि वोट यानी कि संख्या, जब संख्या ही नहीं होगी तो वोट कैसे आप ज्यादा प्राप्त करके जीत सकते हो, उसको शामिल करने की बात, उस सत्य को बताने की बात है। एससी एसटी, ओबीसी बनाम ओबीसी, ओबीसी बनाम एससी, ओबीसी बनाम एसटी, इनकी फूट डालो राज करो की नीति की कुछ ताजा उदाहरण हम आसानी से देख सकते हैं। इतिहास व साहित्य शोषण के बड़े उपकरण रहे हैं। अगर हिस्ट्री की हम बात करेंगे, खोजबीन करने की कोशिश करेंगे, तो हम पाएंगे कि जो इतिहास है और जो साहित्य है, उसको अगर देखा जाए तो उसने किसके बारे में लिखा है और क्या लिखा है, यह अपने आप में एक विचित्रता की स्थिति को उत्पन्न करता है। दलित, ओबीसी, एसटी, महिला की पीड़ा वे खुद ही सही अर्थों में बयां कर सकती हैं। अगर कोई दूसरा ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर उनकी पीड़ा बयान करता है तो वह सही अर्थ में, यथार्थ में, एक्चुअल में पेन जो है वह अभिलक्षित नहीं होता है। जो मैंने बार बार कहा कि जिसके कोहनी पर लगती है चोट उसको होती है, तो उस चोट को उसने महसूस किया, वह सही मायने में बयान कर सकता है। घास के नीचे छिपा हुआ सांप कैसे पहचाने? नंबर 1, साहित्यिक न्याय क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि संविधान की प्रस्तावना में हम पढ़ते हैं सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। इट इज ऑल, ये जो पार्ट्स हैं वो केवल यही न्याय का भाग नहीं है, न्याय का और विस्तृत दायरा है। उस न्याय के अर्थ को हमें समझना है कि वो जस्टिस कहां कहां, किस किस मायने में है। तो वेयर इज लिटरेचरी जस्टिस, जस्टिस फॉर लिटरेचर, जस्टिस इन लिटरेचर, वेयर इज सोशल अफर्मेटिव एक्शन इन लिटरेचर। जो आप पढ़ा रहे हो वो पढ़ा क्या रहे हो, उन बच्चों को, बहुजन बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो, ये भी अपने आप में मायने रखता है कि आप स्कूल में जाते समय एंट्री से ये सिखाते हो हाउ टू प्रे, तो हाउ टू लॉजिक और हाउ टू एक्सप्लेनेशन, हाउ टू थिंक, हाउ टू राइट, हाउ टू टॉक, कैसे बताओ, कैसे समझ में आएगा। तो साहित्य में आरक्षण कैसा है? अगर इसमें भेदभाव है तो उसको दूर करने के लिए सकारात्मक सामाजिक, सकारात्मक साहित्यिक कार्रवाई भी अनिवार्य है और की जानी चाहिए, देर सवेर होकर रहेगी। साहित्य की कोई भाषा नहीं है, जाति नहीं है, धर्म नहीं है, क्षेत्र नहीं है, लिंग नहीं है, ये सरासर झूठ है, मिथ्या है। ये सच को छुपाने का तरीका है। जैसे सांप घास के नीचे कवर में छिप जाता है, ग्रीन स्नेक जो होता है, ग्रीन हरी घास में छिप जाए, हमें मालूम नहीं होगा सांप, लेकिन सांप तो है। तो साहित्य में कोई गुप्त नहीं है, गुप्ता नहीं है, वर्मा नहीं है, द्विवेदी नहीं है, चौबीजी नहीं है, चतुर्वेदी नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। पूरे साहित्य के राइटर्स का आप नाम देख लीजिए, साहित्य अवार्ड्स को उठाकर देख लीजिए, हमें मालूम चल जाएगा व्हाट इज ट्रुथ। ट्रुथ वही नहीं है जो प्रेजेंट किया जाता है, ट्रुथ वह है जो खोजा जाता है। लाइक एज वेल एज ट्रू सीकर सोसाइटी फाउंडेड बाय द ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज, सत्य को शोधन करना पड़ता है, तब वह बाहर निकलकर सामने आता है। तो साहित्यिक अन्याय क्या है? ये हिस्ट्री में, राजनीति विज्ञान में, अर्थशास्त्र में, समाजशास्त्र में, हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी भाषा में जब आप लिटरेचर पर बातचीत करोगे, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन और व्हाट इज द ट्रुथ ऑफ लिटरेचर। रघुवीर सहाय लिखते हैं, कुछ भी लिखूंगा वैसा नहीं दिखूंगा।
बहुत बड़ी बात है। कुछ भी नहीं, कुछ भी लिखूंगा वैसा नहीं दिखूंगा। कैसा? जैसा हम सोच रहे हैं। रिराता हुआ, गिड़गिड़ाता नहीं, गरजता हुआ। बनिया बनिया रहे, ब्राह्मण ब्राह्मण रहे। जब कविता लिखे तो आधुनिक हो जाए। सच कहा घर का भेदी लंका ढाए। तो क्या पब्लिक में बोलना कि ईमानदारी, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, प्रेम, अहिंसा अच्छा है, परंतु जब उसको अनुपालना की, कंप्लायंस की बात आती है तो एकदम कथनी और करनी में बड़ा अंतर आ जाता है। दिन रात का थ्योरी एंड प्रैक्टिस के बीच जो गैप बिटवीन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस, दिस इज द सिंबल ऑफ इनजस्टिस। ये अंतराल है, ये हमें समझना पड़ेगा, उसको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। आदिवासी साहित्य, नेक्स्ट सेकंड लास्ट, विकास बनाम अस्तित्व का साहित्य। विकास बनाम आदिवासी साहित्य, विस्थापन का साहित्य। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ट्राइब्स की क्या भूमिका रही है? 1765 के कानू विद्रोह से लेकर जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा तक एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है। परंतु क्या इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो जस्टिस की लड़ाई थी उसको नेशनलिज्म से और पैट्रोनेज से जोड़ दिया गया, जिसके बाद क्या उन लाखों करोड़ों भीलों का, मुंडाओं का, संथालों का बलिदान व्यर्थ चला गया? उसकी काउंटिंग क्यों नहीं है? उसको रिकग्नाइजेशन क्यों नहीं है? अनसुंग हीरोज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, बिरसा मुंडा के उस बलिदान को तवज्जो क्यों नहीं दी गई जितनी तवज्जो महात्मा गांधी के बलिदान को दी गई? महात्मा वर्सेस महात्मा, महात्मा ज्योतिबा फुले बनाम महात्मा गांधी, ये बहस चलनी चाहिए, होनी चाहिए, सामने आनी चाहिए कि अंतराल क्या है। पिछले 10 सालों में झारखंड में से 10 लाख आदिवासियों को विस्थापित किया गया, लेकिन भारत का अभिजन वर्ग, सत्तावादी वर्ग चुप है। ये जल, जंगल और जमीन और जोहार की लड़ाई है। ये मौलिक भाषा की लड़ाई है। ये मौलिक मौखिक साहित्य की लड़ाई है। ये दूरस्थ साहित्य की लड़ाई है, वंचित साहित्य की लड़ाई। वेयर इज ट्राइबल लिटरेचर? यूएनओ ने 1993 में विश्व आदिवासी वर्ष के रूप में घोषित किया, परंतु भारत सरकार का रुख क्या था? सभी भारतीय आदिवासी हैं। ये लड़ाई आदिवासी बनाम वनवासी तक चल रही है। वनवासी यानी वन में वास करने वाले, और आदिवासी आदि काल से वास करने वाले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है हर कोई आदिवासी है। भारत में बाहर से कोई नहीं आया, सब भारत के मूल निवासी हैं, इसलिए सभी भारतीय आदिवासी हैं। परंतु वनवासी अलग हैं, वनों में रहते हैं। फिर शहरवासी, ग्रामीणवासी, इस तरह से उस शब्दावली को घड़ा गया। तो ये आदिवासी बनाम वनवासी का संघर्ष है, ये साहित्यिक संघर्ष है। 1991 से भारत इंडियन इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी बनाया गया। उसके बाद ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की लड़ाई और ज्यादा इस साहित्य को शोषित स्थिति में पहुंचा देती है। बिरसा, कानू, जयपाल सिंह मुंडा, संविधान सभा में डिबेट आपने पढ़ी होगी। विशेष रूप से ट्राइबल को तो मालूम होगा, शायद नहीं मालूम होगा। जयपाल सिंह मुंडा की कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट अगर हम पढ़ेंगे, जो आपने पढ़ी नहीं होगी, तो यू कैन फील व्हाट इज द रोल ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिटरेचर। मनुवाद, आदिवासी, राक्षस, गैर हिंदू, अंबेडकर, आरक्षण, कॉमन सिविल कोड, इन सभी के बीच फंसा हुआ है बहुजन लिटरेचर, आदिवासी लिटरेचर। कि उनको क्या कहा गया है? वो हिंदुइज्म के पार्ट नहीं है, दे आर जैंट हैं, दे आर ट्राइबल हैं, दे आर नॉन हिंदू हैं। तो वो अनुसूचित जाति और ओबीसी के साथ नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, दे वर नॉट पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, दे आर ट्राइबल। तो रिजर्वेशन जो बाबा साहब के उस मुकाम के बाद हासिल हुआ, उसके बावजूद अब जो मांग जिसको कह रहे हो कॉमन सिविल कोड, तो प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, व्हाट विल हैपन? मल्टीकल्चरिज्म, कंसेप्ट ऑफ मल्टीकल्चरिज्म। भारत का साहित्य बहुजनों से आरंभ होता है और बहुजनों पर समाप्त हो जाता है। इट इज द ट्रुथ।
बहुजन इस सच्चाई को जितना जल्दी जान पाए उतना ही उनके हित में है। महात्मा बनाम महात्मा की हकीकत को ही सवर्ण बनाम बहुजन साहित्य के अंतर की हकीकत के द्वारा समझा जा सकता है। प्रमोद रंजन लिखते हैं, बहुजन साहित्य ही भारत के भविष्य का साहित्य है और होगा, क्योंकि बहुजन साहित्य मानवतावादी, समतावादी, स्वतंत्रतावादी, न्यायवादी, बहुजन साहित्य मानवतावादी, समतावादी, स्वतंत्रतावादी, न्यायवादी, बंधुत्ववादी, प्रेमवादी, अहिंसावादी और समरसतावादी है। यह गौतम बुद्ध का साहित्य है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का साहित्य है। ये पेरियार, अंबेडकर, फूले का साहित्य है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। तो ये था साथियों बहुजन साहित्य की प्रस्तावना प्रमोद रंजन और आइवन कोस्का के द्वारा लिखित पुस्तक बहुजन साहित्य की प्रस्तावना। ये केस स्टडी ऑफ बहुजन लिटरेचर। आशा है कि सभी बहुजनों को मेरा ये व्याख्यान किताब घर का पिटारा जरूर पसंद आएगा और वो बहुजन साहित्य की सामाजिक न्याय या न्याय की अवधारणा में अपना योगदान किंचित मात्र ही हो भले ही जरूर निभाएंगे। आप सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय।